आपका बेटा न्यूजीलैंड नेशनल टीम का हिस्सा बने हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? मोहम्मद अब्बास अपना पहला मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है। इस पे बड़ी मेहनत है, उनकी मेहनत है, मेरी मेहनत है। आपको उम्मीद थी, आपको तवक्को थी, या आप इतने कॉन्फिडेंट थे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। उसने सिचुएशन को, प्रेशर को, किसी चीज़ को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया। जो उसकी टेक्निक है, जिस तरीके से वो खेलता है, उसी हिसाब से उसने खेला है। बाबर रिजवान, सलमान अली आगा जो इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आपने कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी अब्बास को कि किन एरियाज़ में इनको बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, बाबर आजम हूँ, रिजवान हूँ या सलमान अली आगा हूँ, ये तीनों बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं और ये किसी भी बॉलर को टफ टाइम दे सकते हैं। जहाँ तक कोई प्लानिंग की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाहनवाज खान। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा और हमने भी सुना है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल के ऊपर टैलेंट ना होने के बराबर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो आज ज़वाल का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बनाए हुए सिस्टम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, मैं उन चीज़ों को समझता हूँ। अब इसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे पास है मोहम्मद अब्बास की सूरत में। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुई, और उनके वालिद अज़हर अब्बास, जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेली और डिपार्टमेंट क्रिकेट भी पाकिस्तान में खेली, एक अच्छे फास्ट बॉलर भी थे। तो जब वही बच्चा जो पाकिस्तान में अगर होता तो मैं समझता हूँ कि शायद वो सिर्फ एक फ़र्स्ट क्लास तक या डोमेस्टिक क्रिकेट तक ही महदूद रहता। लेकिन एक अच्छा फ़ैसला उनके वालिद ने किया और ऐसा बेहतरीन फ़ैसला कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो बन गया। मोहम्मद अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त न्यूजीलैंड को प्रेजेंट कर रहे हैं, और एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ा एक प्राउड मूवमेंट है कि हमारा पाकिस्तानी बच्चा, जिसको पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ जो सिस्टम है, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वो हमारा इतना मैं उसको अब इस तरह कह लें कि इतना ख़राब हो चुका है कि चाहे कोई भी बड़ा प्लेयर है, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर है, चाहे कोई भी है, वो अपनी आने वाली जनरेशन को पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खिलाना चाहता। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्री भी है हमारे लिए। तो आज चूँकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला गया और मोहम्मद अब्बास का डेब्यू हुआ, शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही पूरे मैच में। उन्होंने 26 बॉलों पे 52 रन्स भी बनाए और उसके साथ उन्होंने बॉलिंग बड़ी बेहतरीन की। तो उनके वालिद साहब, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, वो न्यूजीलैंड एज़ ए क्रिकेटर खेलने गए थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रहने का फ़ैसला किया, अपनी फैमिली को बुलाया वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास को उसी सरज़मीन पर क्रिकेट खिलाई और आज मोहम्मद अब्बास जो है वो न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी कर रहा है। तो मेरे प्रोग्राम में मैंने मदऊ किया है, मैंने दावत दी है अज़हर अब्बास को, जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और मोहम्मद अब्बास के वालिद साहब हैं, वेलिंगटन के वो हेड कोच भी हैं। उनसे जानते हैं कि मोहम्मद अब्बास का न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना और उसके बाद मोहम्मद अज़हर अब्बास का न्यूजीलैंड में रहने का फ़ैसला कितना जो है वो मुस्बित साबित हुआ। जी अज़हर भाई, मुझे ये बताएं कि अपनी जर्नी के बारे में सबसे पहले हमें बताइए, और ये बताइए कि न्यूजीलैंड में रहने का फ़ैसला कितना मुस्बित साबित हुआ। देखिए, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िला खानेवाल के शहर अब्दुल हकीम से है, जिसके पास में ही मेरा गांव है रोशनपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। हराज बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। 2003 में मैं न्यूजीलैंड आया था, क्रिकेट खेलने के लिए आया था, और शुरू में मैं वेलिंगटन में आया था। उसके बाद मैं ऑकलैंड चला गया, वहाँ काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेलता रहा, और जब मैं क्रिकेट से रिटायर हुआ तो फिर मैंने कोचिंग को अपना करियर पाथ बनाया। तो अब जो है वो मैं इस वक्त वेलिंगटन का बॉलिंग कोच हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ और कोचिंग भी करता हूँ। और मोहम्मद अब्बास जो हैं वो मेरे बेटे, वो इसी टीम का हिस्सा हैं, डोमेस्टिक टीम का। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, आपका बेटा न्यूजीलैंड नेशनल टीम का हिस्सा बने हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, मोहम्मद अब्बास अपना पहला मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इस पे बड़ी मेहनत है, उनकी मेहनत है, मेरी मेहनत है, और मेहनत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खुशी का लम्हा है हम सब के लिए। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये बताएं, आप ख़ुद भी क्रिकेटर हैं और कोच भी हैं, तो मोहम्मद अब्बास पर आपने बहुत मेहनत की होगी, इसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। जी हाँ, मैं ख़ुद भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, अब मैं कोचिंग करता हूँ, और ये जो क्रिकेट का खेल है, इस लेवल पे पहुँचने का, इस पे बड़ी मेहनत लगती है।
اور محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو بڑی محنت کی ہے. یہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے محنت کی ہے اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو رہا ہے. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. ڈیبیو میں جتنی شاندار انہوں نے پرفارمنس دی، اسپیشلی انہوں نے 50 رنز بھی بنائے اور بالنگ بھی بڑی عمدہ کی، تو پاکستان کے خلاف اتنا اچھا پرفارم کر جائیں گے؟ آپ کو امید تھی، آپ کو توقع تھی، یا آپ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ عباس کی جو ٹریننگ آپ نے کافی عرصے سے کی ہے تو وہ اتنا اچھا پرفارم کر پائیں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں. محمد عباس کا جو ڈیبیو تھا وہ بہت شاندار تھا. میری توقع سے زیادہ اچھا تھا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اچھی پرفارمنس کریں گے، لیکن یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ورلڈ ریکارڈ بنا دیں گے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک حیرت انگیز اور خوشی کی بات تھی. جو مجھے ایک چیز نظر آئی ہے وہ پچ پہ جب گئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی اننگ کھیلی ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ اس نے اپنی نیچرل گیم سے وہ دور نہیں گیا. وہ اپنے جو اس کی ایک کھیلنے کا جو اس کا انداز ہے، اس نے سچویشن کو، پریشر کو، کسی چیز کو اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دیا، بلکہ اس نے اپنے نیچرل گیم کے ساتھ اپنے پورے جو اس کی ٹیکنیک ہے، جس طریقے سے وہ کھیلتا ہے، اسی حساب سے اس نے کھیلا ہے، جس کی وجہ سے اسے جو کامیابی ملی ہے. جی اظہر بھائی، مجھے یہ بتائیں، محمد عباس نے شاندار ڈیبیو کیا، کیا آپ کو امید تھی کہ محمد عباس اپنے ڈیبیو میں اتنی اچھی پرفارمنس دیں گے؟ کیونکہ آپ کی بھی 20-21 سال کی محنت ہے محمد عباس کے ساتھ. دیکھیں، ایز اے کوچ میں ان کی دونوں سکلز کے اوپر کافی فوکس کرتا ہوں، بیٹنگ بھی اور بالنگ بھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے یا جو نیکسٹ گیم آ رہی ہے اس میں اس کا رول کیا ہے. اگر وہ ایز اے اوپننگ بالر کھیل رہا ہے تو ہمارا فوکس تھوڑا بالنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اگر اس کی بیٹنگ کی زیادہ اپرچونٹی ہے تو ہم بیٹنگ پہ فوکس کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مڈل آف دا میچ، 4 ڈے میچ چل رہا ہوتا ہے تو وہ 3rd ڈے بیٹنگ کر رہے ہیں تو ہم 2nd ڈے جو ہے وہ زیادہ بیٹنگ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو ایز سچ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک اسکل کو میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں اور دوسرے کو کم، بلکہ میں فیلڈنگ پہ بھی بہت اس کا فوکس کرتا ہوں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے ایز اے کوچ، آپ اگر اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ ایک ٹاپ کلاس پلیئر بنیں، تو آپ نے فیلڈنگ پہ بہت فوکس کرنا ہے. فیلڈنگ جب تک آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو کم از کم آپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتے. تو میں نے ان کی فیلڈنگ پہ بہت کام کیا ہے. آپ یقین کریں، جتنا میں نے ان کی بیٹنگ پہ کام کیا ہے یا بالنگ پہ، اس سے کہیں زیادہ میں نے ان کی فیلڈنگ پہ کام کیا ہے. تو پہلے میچ میں زیادہ ان کو موقع نہیں ملا اپنی فیلڈنگ دکھانے کا. تو جیسے جیسے آگے یہ میچ کھیلیں گے آپ کو ان کی فیلڈنگ دیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان بیک گراؤنڈ کا بچہ اور اس لیول کا وہ فیلڈر ہے. تو تینوں سکل کے اوپر میں نے پورا جو میرا فوکس تھا وہ میں نے اس کے اوپر دیا اور الحمدللہ تینوں سکل میں وہ اچھا ہے. اظہر بھائی، مجھے یہ بتائیں، محمد عباس خود بھی بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں، ان کا بھی تو کوئی فیوریٹ آل راؤنڈر ہوگا نا جس کو دیکھ کے وہ انسپائر تھے؟ محمد عباس جو ہیں وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں فی الحال. ان کی بیٹنگ تھوڑی سی ان کی بالنگ سے آگے ہے، ایڈوانس ہے. جہاں تک ان کا فیوریٹ آل راؤنڈر کون ہے، میرا نہیں خیال ان کا کوئی بھی فیوریٹ آل راؤنڈر ہے. وہ اس طرح کے پلیئر ہیں کہ جب وہ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ بالر ہیں، اور جب وہ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بیٹنگ میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جس کی وجہ سے انڈیویجول جو ہیں جیسے کین ولیمسن ہیں، اے بی ڈیویلیئر ہیں، یہ ان کو بہت پسند بیٹس مین ہیں. ان کو وہ لائک کرتے ہیں، ان کی شاٹوں کو دیکھتے ہیں. جہاں تک بالر کی بات ہے تو وسیم اکرم صاحب کو دیکھتے ہیں وہ، اور ٹرینٹ بولٹ جو ہیں نیوزی لینڈ کے بالر، ان کو دیکھتے ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی ایک ایسا ان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے جو آل راؤنڈر ہو. اچھا اظہر بھائی، مجھے یہ بتائیں، آپ سمجھتے ہیں اگر محمد عباس پاکستان میں ہوتے تو وہ پاکستان نیشنل ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہوتے؟ اگر محمد عباس پاکستان میں ہوتے اور ایسے ہی پلیئر ہوتے جیسے وہ ہیں تو وہ ضرور پاکستان کی بھی نمائندگی کرتے. کیونکہ کسی بھی نیشنل ٹیم کے اندر اگر آج آپ دیکھیں تو آل راؤنڈرز کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اور اگر کوئی اسکلفل آدمی ہو جو مڈل آرڈر پہ بیٹنگ بھی کر سکتا ہے اور لیفٹ آرم بالنگ کی آپشن آپ کو دیتا ہے، تو کوئی بھی ٹیم اس کو اگنور نہیں کر سکتی. تو میں نہیں سمجھتا اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو پاکستان میں نہ کھیلتے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا، یعنی جو سسٹم نیوزی لینڈ میں ہے یا جس طرح یہاں پہ فیسلٹیز ہیں پلیئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، شاید ویسی فیسلٹیز تک ان کا ایکسیس نہ ہوتا پاکستان میں، اور ایسی کوئی کمی رہ جاتی. لیکن اگر جس طرح کے وہ پلیئر ہیں، اگر ایسے ہی وہ پلیئر وہاں پہ ہوتے تو پاکستان بھی ان کو ضرور چانس دیتا.
अच्छा अज़हर भाई, ये बताएं, न्यूजीलैंड में रहते हुए आपको क्या लगता है कि मेजर डिफरेंस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत स्ट्रगल कर रही है, जबकि अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट की बात करें तो दुनिया की बेहतरीन टीम है न्यूजीलैंड। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड? देखिए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट में जो फ़र्क है वो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके, लेकिन जो नुमायाँ फ़र्क है वो पॉलिसियों का तसलसल है। क्रिकेट में क्या होता है कि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं कि हमने अगले 5 साल की हमारी ये पॉलिसी है या 10 साल की पॉलिसी है, उसके लिए आप कोचेस को हायर करते हैं, आप अपना एक लीडर या 2 लीडर सेलेक्ट करते हैं और विद इन अ टीम एक लीडरशिप ग्रुप बनाते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास 20-25 के करीब प्लेयर्स होते हैं ये जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में खेलते हैं। जब आप उनको लेके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए, रिज़ल्ट लेने के लिए। लेकिन अगर पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट ना हों, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहें, तो उससे रिज़ल्ट भी फिर वो आपके परमानेंट नहीं निकलते, आप स्ट्रगल करते हैं। तो नुमायाँ फ़र्क जो है वो पॉलिसियों के तसलसल की वजह से। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से पहले अज़हर भाई मुझे ये बताएं कि मोहम्मद अब्बास के साथ ज़ाहिर है डिस्कस तो हुई होगी, कोई प्लानिंग तो आपने की होगी कि कैसे ग्राउंड में उतरना है, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, कुछ इस तरह की कोई प्लानिंग आप लोगों के दरमियान हुई थी? देखिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलते हुए मैंने और मोहम्मद अब्बास ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। उसकी वजह ये है कि वो 2-3 दिन पहले से ही चला गया था, उसने जाके अपना नेशनल टीम का कैंप ज्वाइन कर लिया था। तो हमारी फ़ोन पे थोड़ी बात होती थी, लेकिन उसमें हमने कोई क्रिकेट की बात नहीं की, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 18-19 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मुझे उनकी गेम का पता है। मुझे उनका ये पता है कि वो क्रिकेट को रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसको मेरिट पे खेलने की कोशिश करते हैं, और ऐसा बंदा किसी भी सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना रास्ता बना लेता है। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर हमारी प्लानिंग नहीं थी कि हमने कैसे खेलना है या मैंने कोई उनको मशवरा दिया है। ही इज़ इन अ गुड हैंड्स। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को, नए प्लेयर्स को लुक आफ्टर किया जाता है और वो उस टीम का हिस्सा हैं, तो मुझे किसी प्लानिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा अज़हर भाई, मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा जो इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आपने कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी अब्बास को कि किन एरियाज़ में इनको बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तो ज़ाहिर है आपने तो सारी उम्र उनकी कोचिंग की है, तो स्पेशली इन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ आपने कोई हिकमत अमली आपकी थी कि इन एरियाज़ में बॉलिंग इनको करनी है? देखिए, बाबर आज़म हों, रिजवान हों या सलमान अली आगा हों, ये तीनों बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। तीनों की अपनी क्लास है और ये किसी भी बॉलर को टफ़ टाइम दे सकते हैं। जहाँ तक कोई प्लानिंग की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। इनके साथ खेलते हुए डिसिप्लिन से बॉलिंग करेंगे और फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको हिट भी मारनी होती है और ये सिंगलें भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर के लिए आपको अपने फील्ड प्लेसमेंट करनी होती है और फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करनी होती है। पिच को थोड़ा रीड करना होता है कि इस पिच पे मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर बॉल रुक के आ रहा है तो मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, अगर बॉल स्किड कर रहा है तो मुझे किस लेंथ पे करना है, अगर ज़्यादा बाउंस है तो मेरी लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऑन द स्पॉट जो आपकी चीज़ें सामने आती हैं एज ए प्लेयर, उसी हिसाब से आप अडॉप्ट करते हो कि इनके खिलाफ आप प्लान करें। आप इनके खिलाफ कोई एक प्लान के साथ नहीं जा सकते, आपको जाके चीज़ों को असेस करना है, एक्चुअल गेम में उतरना है, फिर आपके सामने चीज़ें जैसे इवॉल्व होंगी वैसे ही आप उनके साथ अडॉप्ट करोगे, तो फिर आप कामयाब हो सकते हो, वरना ये आपको बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई आपके वक़्त का। आपने, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम को मैनेज करना, लेकिन हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने फिर भी अपना कीमती वक़्त निकाला, टाइम निकाला। नाज़रीन, अज़हर अब्बास की बातें आपने सुनी। मोहम्मद अब्बास के वालिद साहब हैं, ख़ुद भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर है, मैं पहले इनका तारुफ करवा चुका हूँ। तो किस तरीके से क्या सिस्टम हमारे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है, स्पेशली जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा डिफरेंस है कि वही लड़का जिसको अगर पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ पर्सनली, अगर पाकिस्तान में वो होता तो शायद वो इतनी बड़ी क्रिकेट ना खेलता, इतनी बड़ी शायद पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना कर पाता। लेकिन न्यूजीलैंड का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो अज़हर अब्बास ने आपको बड़ी डिटेल से बताई चीज़ें कि क्या बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट है वो ऐसा नहीं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट एक फॉर्मेट, एक इवेंट
का वो प्लान नहीं करते। हमने देखा है कि जितने भी स्पेशली ओवरसीज़ जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ऑल्टरनेट प्लेयर तैयार करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। जो लड़के खेल रहे होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हमने माजी में भी देखा है कि हमारा कोई ऑल्टरनेट तैयार ना हो, कहीं वो हमारी जगह ना बना ले। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है। और वापस वो जो बात की जाती है कि 90s की क्रिकेट या जो एक सुनहरी दौर था पाकिस्तान की क्रिकेट का, उस दौर में लेके जाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं काफ़ी मेहनत के बाद। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।